जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वी ज्ञान दी डाइवर्सिफाइड नॉलेज पर। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि यूरोप से निकल करके एक कंपनी इंडिया आती है। इंडिया में अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करती है और धीरे धीरे हमें कर लेती है कोलोनाइज। और बाद में एक स्ट्रगल की शुरुआत होती है। उस फ्रीडम स्ट्रगल के बाद हमारे देश को मिलती है आज़ादी। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम लोगों ने शुरुआत करी थी एक वीडियो की सीरीज की। और इस वीडियो की सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइमलाइन। टाइमलाइन किन चीजों की? टाइमलाइन उन घटनाओं की डिस्कस कर रहे थे जो घटनाएं घटित हुई इस पूरी कहानी में। और दोस्तों, उस सीरीज की पहली वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, जिसको आप लोग ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो कौन सा सी रूट था जिसके थ्रू पहली बार कोई यूरोपियन इंडिया आया। हमने डिस्कस किया था वो कौन से सरकमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से उस यूरोपियन को इंडिया आना पड़ा। और हमने देखा था कौन था वो यूरोपियन। तो सबसे पहला वो यूरोपियन था वास्को डी गामा। और सबसे पहले यूरोपियंस थे पोर्चुगीज। मतलब वास्को डी गामा पोर्चुगल का रहने वाला था, इसलिए पोर्चुगीज सबसे पहले यूरोपियन हो गए। दोस्तों, इंडिया आने वाले सबसे पहले यूरोपियंस पोर्चुगीज थे और इंडिया से जाने वाले भी सबसे आखिरी में जो गए थे वो पोर्चुगीज थे। मतलब सबसे पहले इंडिया आने वाले पोर्चुगीज, इंडिया से सबसे लास्ट में जाने वाले पोर्चुगीज। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फिर क्या हुआ। हम लोगों ने देखा था कि इन पोर्चुगीज ने अपने अलग अलग सेटलमेंट्स कर रखे थे इंडिया में। और दोस्तों, हम लोग नोटिस करते हैं कि इंडिया की कोस्ट लाइन पर ही इन्होंने अपने ज्यादातर सेटलमेंट्स किए थे। ऐसा क्यों है, इसको भी हम लोग समझेंगे आज की क्लास में ही। और बढ़ते हैं आगे फिलहाल के लिए और देखते हैं आगे क्या हुआ। दोस्तों, पोर्चुगीज के बाद इंडिया आने की बारी थी डचेस की। बारी थी मतलब यह है दोस्तों कि जब पोर्चुगीज इंडिया आए, यहाँ से व्यापार किया तो उनका बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो पूरे यूरोप में हमने देखा था किस तरह से हंगामा मच गया था कि इंडिया में व्यापार करने के लिए एक नया रास्ता मिल गया और यहाँ से व्यापार करेंगे तो काफी फायदा होता है। इसलिए बाकी देश भी सोचने लगे कि ठीक है, चलो पोर्चुगीज की तरह हम लोग भी चलते हैं। तो सबसे पहले आने वाले थे पोर्चुगल्स, जो कि थे 1498 में। अब बारी थी डचेस की। दोस्तों, कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि 1602 में डच नाम का एक देश था जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन होती है। वहां पे एक कंपनी का फॉर्मेशन हुआ 1602 में और वो लोग इंडिया आते हैं 1605 में। इंडिया आने के बाद यहाँ पर एक मसूलीपट्टनम नाम की जगह थी, वहां पर जाकर के अपनी एक कंपनी को स्टैब्लिश करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने देखा था कि पोर्चुगीज आ चुके थे 1498 में और डचेस आए हैं 1605 में। डचेस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच में हुई थी 1602 में, लेकिन वो पहली बार इंडिया पहुंचे थे 1605 में। दोस्तों, 1658 में हम लोग देखते हैं कि श्रीलंका जो है पोर्चुगीज से छीन लिया जाता है। श्रीलंका पोर्चुगीज से छीन लिया जाता है, ये क्या मतलब है? मतलब ये दोस्तों, हम लोगों ने देखा था कि पोर्चुगीज ने अपने अलग अलग सेटलमेंट्स कर रखे थे इंडिया में। पिछले मैप में देखा था इंडिया के साथ साथ उन्होंने कुछ सेटलमेंट्स श्रीलंका में भी किए थे। डचेस पोर्चुगीज से उन सेटलमेंट्स को छीन लेते हैं 1658 के युद्ध में। दोस्तों, 1667 में एक समझौता होता है। उस समझौते के तहत जो इंडोनेशिया का रीजन था, उस रीजन में जितना भी व्यापार होगा वो किया जाएगा डचेस के थ्रू। और जो इंडिया और चाइना के रीजन में जितना भी व्यापार होगा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो इन दोनों में आपसी समझौता हो जाता है। संभावनाएं बढ़ती रहती हैं बिजनेस की जिस तरह से, और आगे चलकर कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से लड़ाई हो जाती है ब्रिटिश और डचेस में। और ये लड़ाई होती है बैटल ऑफ हुगली के रूप में। यहाँ पर ब्रिटिश की होती है जीत और यहीं से दी एंड हो जाता है डचेस की कहानी का। डचेस यहाँ से अपना बैग पैक करके चले जाते हैं वापस। तो 1605 से लेकर के 1760 तक डचेस के राइम रही। उसके बाद ये लोग यहाँ से निकल लिए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनके बाद कौन आया था। डचेस के बाद आए थे ब्रिटिशर्स। हमने देखा था सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे 1498 में। उसके बाद आए थे डचेस 1605 में। अब हम लोग देख रहे हैं आए हैं ब्रिटिशर्स 1608 में। दोस्तों, डचेस की जो कंपनी थी उसकी स्थापना हुई थी 1602 में और ब्रिटिशर्स ने अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर ली थी 1600 में ही। मतलब कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट डचेस से पहले ही हो गया था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन होती है 15 इयर्स की मोनोपोली के साथ। मोनोपोली क्या है दोस्तों? ये है हमारा वर्ल्ड का मैप। लेट मी ड्रॉ इट। ये हमारा वर्ल्ड का मैप कुछ ऐसा दिखता था। यहाँ पर कहीं पर ब्रिटेन था। ब्रिटेन, इंग्लैंड, ब्रिटिश और यूके सब अलग अलग हैं, लेकिन इनको मोरलेस सेम काउंट किया जाता है। किसी और वीडियो में समझेंगे इनमें क्या डिफरेंस है, लेकिन फिलहाल के लिए ब्रिटिश, इंग्लैंड और यूके सबको एक ही मानेंगे हम लोग। ब्रिटेन से आकर के इंडिया में व्यापार करने वाली बस एकलौती यही कंपनी होगी, ये राइट्स मिले थे। और ब्रिटेन की कोई भी कंपनी इंडिया से व्यापार नहीं करेगी। इंडिया से जितना भी व्यापार होगा वो यही कंपनी करेगी। इस बात के राइट्स मिले थे 15 सालों के लिए।
1608 में विलियम हॉकिंग्स इंडिया आता है और 1609 में जाता है जहांगीर के पास परमिशन लेने के लिए। किस बात की परमिशन लेने के लिए गया था? कि हमको कंपनी स्टैब्लिश करने का, हमको अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए थोड़ी जगह दे दी जाए। लेकिन जहांगीर बोलते हैं, बहुत सरल शब्द हैं, हिंदी में नहीं और इंग्लिश में नो, एंड नो मीन्स नो। तो जहांगीर कुल मिलाकर के इनको कर देते हैं मना कि नहीं, आपको हम कोई जगह नहीं देंगे। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि 15 ईयर्स की बात हुई थी ट्रेड मोनोपोली की, लेकिन 9 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी तक इन्होंने अपनी कुछ भी स्टैब्लिशमेंट नहीं करी है। इसलिए इस ट्रेड मोनोपोली को बढ़ा दिया जाता है आगे के लिए। कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया कोई कुछ नहीं बताएगा, लेकिन बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों 1611 में ब्रिटिशर्स अपनी एक ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश करते हैं मसूलीपट्टनम पे। हम लोग देखे थे कि डचेस ने भी अपना मसूलीपट्टनम में कुछ स्टैब्लिशमेंट किया था, उसी तरह से इन्होंने भी यहाँ पर किया। ये भी एक कोस्ट लाइन एरिया है, ध्यान रखिएगा, समझेंगे इस बात को आगे चल के। दोस्तों एक छोटी सी ट्रेडिंग पोस्ट को स्टैब्लिशमेंट किया गया 1611 में और बाद में उसको एक फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया था 1616 में। दोस्तों 1612 में एक लड़ाई होती है और यहीं से बदल जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास। क्या होता है इस लड़ाई में? इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्चुगीज को बहुत मारती है, पोर्चुगीज को हराती है इस युद्ध में और ये बात पहुंचती है जहांगीर तक। जहांगीर बुलाते हैं दोनों लोगों की, भैया आप दोनों यहाँ आइए एक बार, क्या मामला है, क्यों लड़ रहे हो आप लोग? तो ब्रिटिश बताते हैं कि हमको जमीन चाहिए, आपने तो मना कर दिया, आपसे लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि आप तो बहुत पावरफुल हैं। हमने सोचा क्यों ना पोर्चुगीज से छीन लेते हैं, तो इसलिए इन लोगों ने आपस में लड़ाई कर ली। जहांगीर ने कहा कि ऐसा है, हमारे देश में रहकर किसी को लड़ाई नहीं करनी है, आप एक काम करिए, आप सूरत में अपनी एक फैक्ट्री ओपन कर लीजिए। तो यहाँ से जहांगीर एक परमिशन दे देते हैं ब्रिटिशर्स को कि आप सूरत में एक कंपनी स्टैब्लिश कर लीजिए, अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लीजिए। और यहीं से शुरुआत होती है ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रीज की। दोस्तों इस वजह से हम लोग कहते हैं कि सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई। सबसे पहली ट्रेडिंग पोस्ट की बात होगी तो वो होगा हमारा मसूलीपट्टनम, सबसे पहली फैक्ट्री की बात होगी तो वो होगा सूरत। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है 1632 में इनको एक फरमान मिलता है जिसको गोल्डन फरमान के नाम से जाना जाता है। ये सुल्तान ऑफ गोलकोंडा इनके लिए इशू करते हैं। क्या फरमान था, आइए समझते हैं इसको। इसमें क्या था कि इस फरमान के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप लोग आइए यहाँ व्यापार करिए आराम से और जाइए, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस फरमान की वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत प्रॉफिट होता है। 1639 में ये लोग अपनी जो मद्रास की फैक्ट्री थी उसको फोर्टिफाई कर लेते हैं। बाद में इसको फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। 1661 के आसपास होती है एक शादी। शादी किसकी? दोस्तों हमने देखा था पोर्चुगीज भी यूरोपियन थे और ब्रिटिशर्स भी इंडियन थे। पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स में आपस में शादियां हो जाती हैं, उनके किंग क्वीन और प्रिंस प्रिंसेस में किसी में। और जो पोर्चुगीज के किंग थे वो ब्रिटिशर्स के किंग को देते हैं एक आइलैंड गिफ्ट में। कौन सा आइलैंड देते हैं? बॉम्बे, जिसको आज की डेट में मुंबई के नाम से जानते हैं, उस समय बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। बॉम्बे गिफ्ट में देते हैं, ये बात नहीं समझ में आई सर। बॉम्बे तो इंडिया में है, बॉम्बे तो है इंडिया में और ये लोग बैठे थे यूरोप में, ये पोर्चुगीज के किंग के पास कैसे चला गया? दोस्तों इसकी कहानी बहुत सिंपल सी है। हमने देखा था 1498 में ये लोग आए थे इंडिया, पोर्चुगीज 1498 में इंडिया आए थे। इन लोगों ने अपने अलग अलग स्टैब्लिशमेंट्स किए थे और इन्हीं स्टैब्लिशमेंट्स में से बॉम्बे भी एक था। और ये सारा था किंग के अंडर में, पोर्चुगीज के किंग के अंडर में। पोर्चुगीज के किंग क्या करते हैं, दहेज के रूप में ये बॉम्बे का आइलैंड दे देते हैं ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिश के किंग सोचते हैं इसका मैं क्या ही करूंगा, उतनी दूर है, यहाँ पर तो कुछ काम नहीं है। लेकिन उनको याद आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय इंडिया में है। तो ये ब्रिटिश के राजा ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बॉम्बे वाला आइलैंड दे देते हैं। तो इस वजह से हमको देखने को मिलेगा कि बॉम्बे एक इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट था ब्रिटिशर्स का। कब्जा किया था पोर्चुगीज ने, मिल गया ब्रिटिशर्स को दहेज की वजह से। ठीक है, तो ये 1661 की एक बात थी। 1691 में एक और घटना होती है, इसमें औरंगजेब एक फरमान इशू करते हैं। कैसा फरमान? ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल। हमने देखा था एक फरमान 1632 में इशू होता सुल्तान ऑफ गोलकोंडा के थ्रू, और दूसरा फरमान इशू हो रहा है औरंगजेब की वजह से, और ये है ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल। तो मतलब यहाँ पर बंगाल में भी अब इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा कुछ किसी भी ट्रेड के लिए। 1698 में इनको जमींदारी राइट्स मिल जाते हैं 3 विलेजेस के बंगाल के पास में ही, बंगाल में ही इनफैक्ट। और इन्हीं तीनों विलेजेस को मिला करके बनती है एक सिटी जिसका नाम रखा जाता है कलकत्ता। 1707 में एक इंसिडेंट होता है जिसमें डेथ हो जाती है हमारे राजा औरंगजेब की। मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में। और औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल रूलर्स आए थे वो सारे ही वीक रूलर्स थे और इनकी वीकनेस का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने और फाइनली हमें कर लिया कॉलोनाइज। समझेंगे कैसे क्या हुआ था, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोगों को इतनी घटनाएं ध्यान रहनी चाहिए। 1498 में पहली बार पोर्चुगीज आए, 1605 में डचेस आए, 1608 में आते हैं ब्रिटिशर्स और 1707 में डेथ होती है औरंगजेब की। बढ़ते हैं आगे कहानी में और देखते हैं एक और फरमान के बारे में। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 2 फरमान देख रखे हैं। एक फरमान था 1632 में, दूसरा था
1691 में, और तीसरा फरमान है 1717 में। ये क्या फरमान था? ये फरमान था फारूक शियार। लेकिन सर फारूक शियार होते कौन है कोई भी फरमान देने वाले? दोस्तों औरंगजेब के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था, औरंगजेब की डेथ के बाद वीक रूलर्स आए थे। फारूक शियार उन्हीं में से एक वीक रूलर था। दोस्तों मुगल का बादशाह बहुत ही वीक, और इनकी हो गई तबीयत खराब। इनकी तबीयत खराब थी और हर जगह से इन्होंने दिखा लिया था, इनको कोई इलाज नहीं मिल रहा था। ब्रिटिश के एक डॉक्टर ने पता नहीं कैसे इनके उस तबीयत जो खराब थी उसको सही कर दिया। उनको उनकी दवाइयों से इनको फायदा मिला और ये हो गए ठीक। मारे खुशी के इन्होंने सब कुछ लुटा दिया। अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की कि उनके घर में जा बैठे। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट समझ लीजिए। इन्होंने खुशी खुशी में ब्रिटिशर से कहा कि आज से आपके लिए बंगाल का पूरा ट्रेड, कोई भी ट्रेड पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और भी बंगाल का रीजन और बढ़ गया था और पूरे रीजन में ट्रेड फ्री हो गया था, टैक्स फ्री हो गया था ट्रेड का। दस्तक का यूज की परमिशन मिल गई थी। दस्तक क्या है दोस्तों? एक तरह का कंपनी का डॉक्यूमेंट था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक डॉक्यूमेंट जिसपे ईस्ट इंडिया कंपनी की सील लगी हुई थी। और ये डॉक्यूमेंट जिस भी ऑफिसर के पास होगा, उस ऑफिसर के पास कौन से सामान है कोई भी कस्टम वाले चेक नहीं कर सकते हैं, कोई भी टैक्स नहीं लेगा, कोई भी उनके कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई भी चेकिंग वगैरह के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। तो इस दस्तक का यूज इन्होंने दे दिया था अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को। साथ में एक और परमिशन मिली थी कि बॉम्बे में जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सिक्के चलाएगी, वो मुगल बादशाह के रीजन में के राज्य में जितने भी एरिया आता है हर जगह मान्य होंगे। तो पूरे मुगल रीजन में ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कॉइन्स थे उनको मान्यता मिल गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और परमिशन मिल गई थी कलकत्ता के पास में और ज्यादा जमीन खरीदने की, रेंट पर लेने की। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं? इंपॉर्टेंट इवेंट्स। औरंगजेब की डेथ के बाद 1717 में जो फारूक शियार का फरमान था, इसको मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है समझेंगे किसी और वीडियो में। बढ़ते हैं आगे। ब्रिटिशर्स के बाद बारी थी डेनिस की। 1616 में आगमन होता है डेनिस का। आगमन इनका होता है 1616 में, इनकी कंपनी क्रिएट करी गई और इन्होंने 1620 में अपने शुरुआती कुछ एस्टेब्लिशमेंट किए। इनका मेन एस्टेब्लिशमेंट कलकत्ता के पास में था और इन्होंने 1845 में अपनी सारी ही फैक्ट्रीज ब्रिटिशर्स को बेच के यहाँ से निकल लिया। इनका मेन यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स का मोटिव नहीं था। इनका मेन काम था कि यहाँ इंडिया आकर के लोगों को कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो मेन रीजन यही था, इनका मेन काम ट्रेड नहीं था, इस वजह से ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखा, निकल लिया यहाँ से। तो ये सारी कहानी अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है अगली कंपनी की, और अगली कंपनी है फ्रेंच। यूरोप से आने वाली लास्ट कंपनी थी ये, लास्ट यूरोपियन कंट्री थी जिसकी कोई कंपनी इंडिया आई थी ट्रेड के लिए, और ये थे फ्रेंच के लोग। और 1664 में इनकी कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट होती है, ईस्ट इंडिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट होती है 1664 में। 1668 में ये लोग अपनी पहली फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करते हैं सूरत के पास में। सेकेंड फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम इन 1669। दोस्तों फिर से कहीं ना कहीं सब कोस्टल एरियाज के पास में ही एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं समझेंगे। 1674 में ये लोग पौंडीचेरी की स्थापना करते हैं। 1693 में डचेस लोग इनसे पौंडीचेरी छीन लेते हैं और 1697 में ये लोग डचेस से वापस छीन लेते हैं। यही फुटबॉल चलता रहता है इन दोनों के बीच में। तो ये सारी शुरुआती दौर की कहानी थी। और उसके बाद दोस्तों बारी आती है यूरोपियन सेटलमेंट्स की। अभी तक हमारी पांचों यूरोपियन कंपनीज इंडिया आ चुकी हैं, पांचों यूरोपियन कंट्रीज इंडिया आ चुकी हैं। और इनके शुरुआती सेटलमेंट्स हम लोग देख सकते हैं, सारे के सारे ही कहाँ पर हैं? सारे के सारे शुरुआती सेटलमेंट्स हैं इनके कोस्ट लाइन पर। लेकिन ऐसा क्यों है? शुरुआत से हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि ये लोग कोस्ट लाइन पर ही ये लोग सेटलमेंट करते थे? दोस्तों इन लोगों का मेन मोटिव क्या था? इन लोगों का एक मेन मोटिव था, यहां से सामान खरीदना है इंडिया से और उसको यूरोप में कहीं जाकर के बेच देना है। और यूरोप में बेचने के लिए ये लोग रास्ता जो यूज करते थे वो था समुद्र का रास्ता। अब इस समुद्री रास्ते से व्यापार करना था, इसलिए इनके लिए जरूरी था कि कोस्ट लाइन पर इनके लिए कुछ ना कुछ तो एस्टेब्लिशमेंट्स होने चाहिए। इंडिया से लोग सामान खरीद के अपने इन स्टैब्लिशमेंट्स में इकट्ठा करते थे, यहाँ से लोडिंग करके भेज देते यूरोप और अपना व्यापार करते थे। ये था मेन रीजन जिसकी वजह से लोग कोस्ट लाइन वाले एरियाज को ज्यादा प्रेफर किए। दोस्तों ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक बार इस मैप को देखते हैं जूम करके। इस मैप को हम जूम करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रही है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यहाँ पे दिखाई पड़ रही है मद्रास प्रेसिडेंसी और यहाँ पे दिखेगी बंगाल प्रेसिडेंसी। दोस्तों ये भी तीनों ही कोस्ट लाइन एरियाज हैं, अगेन फॉर सेम रीजंस। दोस्तों बॉम्बे प्रेसिडेंसी एक इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी थी इनके लिए। क्यों? क्योंकि इनको ये शुरुआत में गिफ्ट में मिली थी और इसी को इन्होंने आगे बढ़ाया था। शुरुआती दौर में इन्होंने अपने एस्टेब्लिशमेंट्स किए थे मद्रास के आसपास, तो इसलिए यहाँ पर भी एक इनके इंपॉर्टेंट सेटलमेंट बना था जिसको मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना गया। उसके बाद दोस्तों बंगाल में हमने देखा था ट्रेड फ्री राइट्स मिले थे और उसी की वजह से बंगाल भी इनके लिए एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था। तो इस वजह से हमको ये तीन इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज देखने को मिलती हैं। करते हैं जूम आउट और बढ़ाते हैं कहानी को आगे और देखते हैं क्या हुआ उसके बाद। दोस्तों उसके बाद कहानी आती है ये
कार्नेटिक वॉर्स की। कार्नेटिक वॉर्स में क्या होता है सर? कार्नेटिक वॉर्स सिंपल सा एक युद्ध था जो ज्यादातर लड़े गए थे फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध क्यों हुए सर? पहला रीजन तो दोनों ही यहाँ व्यापार करते थे, दोनों एक दूसरे के लिए राइवल्स हो गए, दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्पिटिटर्स हो गए। दूसरा रीजन था यूरोप में फ्रेंच और ब्रिटिश में हमेशा लड़ाई चलती रहती थी, और जब भी यूरोप में लड़ाई होती तब भी इंडिया में भी लड़ाई होती। यूरोप में जब भी लड़ाई होती है फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, पूरी दुनिया में इनके जहां भी स्टैब्लिशमेंट है ये लोग हर जगह लड़ लेते थे। तो पहला कार्नेटिक वॉर देखने को मिलता है 1746 से 1748 के बीच में। यूरोपियन स्ट्रगल का एक्सटेंशन था, और यूरोप में एक ट्रीडी साइन होती है जिसके बाद यहाँ पर भी वॉर खत्म हो जाती है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर देखने को मिलता है 1749 से 54 के बीच में। इसमें क्या था? इसमें ये लोग क्या करते थे, ब्रिटिशर्स किसी इंडियन राजा को सपोर्ट कर दिया, फ्रेंच ने किसी एक इंडियन राजा को सपोर्ट कर दिया और इन दोनों को लड़वा दिया। तो मेन इन दोनों राजाओं को इंटरनल डिस्प्यूट्स को ये लोग और बढ़ाते थे और अपने पर्सनल बेनिफिट्स देखते थे, और इसी चक्कर में फ्रेंच और ब्रिटिश आए दिन आमने सामने आ जाते थे। ये चला था 1749 से 54 के बीच में। फिर पौंडीचेरी में एक ट्रीटी होती है और इसके बाद इनका ये सेकंड वाला कार्नेटिक वॉर खत्म हो जाता है। उसके कुछ समय बाद 56 में थर्ड वाला शुरू हो जाता है। इसका क्या रीजन था? रीजन वही पुराना, यूरोप में फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हो गई लड़ाई, और वो लड़ाई यहां तक एक्सटेंड होकर आ गई। कहीं भी यूरोप में अगर लड़ाई हुई तो पूरी दुनिया में हर जगह लोग लड़ लेते थे। तो उसी तरह से एक्सटेंशन ऑफ 7 ईयर वॉर ऑफ यूरोप, 7 ईयर वॉर यूरोप में हुआ था और उसी का यहाँ पे एक्सटेंशन था। ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी जिसकी वजह से ये पूरा वॉर खत्म हुआ था, और इन तीनों ही वॉर में ब्रिटिश ने अपना अच्छा खासा वर्चस्व दिखा दिया था सभी को। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फिर क्या होता है। तो उसके बाद बारी आती है बैटल ऑफ प्लासी की, और यहां से भारत की तकदीर बदलने वाली थी। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों 1756 16th ऑफ जुलाई जून 16th ऑफ जून 1756 में सिराज उद दौला ब्रिटिश के पोसेशंस पे अटैक कर देता है। होते कौन है सिराज उद दौला अटैक करने वाले? दोस्तों ये है हमारा इंडिया का लोअर पार्ट, और यहाँ पर था बंगाल कहीं, और बंगाल के उस समय नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला। यंग लीडर थे, बहुत ज्यादा जोश में रहते थे। ये गए और ब्रिटिशर्स पे कर दिया अटैक। क्यों अटैक किया था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपनी जो कंपनी बनाई, फैक्ट्री बनाई थी, उसको फोर्टिफाई कर लिया था, उसको एक किले के रूप में कन्वर्ट कर लिया था, और ये बात पसंद नहीं आई थी सिराजुद्दौला को, जो कि नवाब हुआ करते थे बंगाल के। इसलिए उन्होंने कहा कि आपने हमारी परमिशन के बिना ऐसा क्यों किया, अब हम आपको मारेंगे। ये आकर के इनको बहुत मारते हैं, जितने भी लोग होते हैं सबको तबाह कर देते हैं, और एक छोटे से रूम में बहुत सारे लोगों को बंद कर देते हैं। सफोकेशन की वजह से रात भर में सबकी मौत हो जाती है, और इस ट्रेजेडी को जानते हैं ब्लैक होल इंसिडेंट के नाम से। रॉबर्ट क्लाइव एक ब्रिटिश के ऑफिसर हुआ करते थे। इनको ये बात बिल्कुल चुभ गई थी कि कैसे इन्होंने इस तरह से कितनी दर्दनाक तरीके से बहुत सारे लोगों को मार दिया। 1757 में ये लोग वापस आके अपने कलकत्ता में जितने भी प्रोसेस थे उनको वापस रिगेन कर लेते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर के माध्यम से। लेकिन ये जो ब्लैक होल इंसिडेंट वाली चुभन थी, यहाँ पर जो ब्रिटिश की हार हुई थी, ये हार क्लाइव को सोने नहीं देती है। तो क्लाइव प्लानिंग करते हैं कि ऐसा है, नवाब से लेना है बदला, और इसके लिए एक कॉन्स्पिरेसी रची जाती है, और फाइनली एक युद्ध होता है प्लासी में। 23 ऑफ जून 1757 को एक युद्ध लड़ा गया, जो युद्ध तो महज नाम का था। एक तरफ थी ब्रिटिश की आर्मी और दूसरी तरफ थी हमारे नवाब सिराजुद्दौला की आर्मी। इस सिराजुद्दौला की आर्मी का जो चीफ कमांडर था वो था मीर जाफर। और दोस्तों होता क्या है, जब ये लोग आमने सामने आते हैं, मीर जाफर अपनी आर्मी के साथ चुपचाप से उठ करके आता है और इधर आके खड़ा हो जाता है। सिराजुद्दौला देखते हैं, अरे ये क्या हो गया, हम तो बहुत सारे लोग आए थे, अचानक से मेरे आधे लोग उनके साथ कैसे चले गए। और ये हुआ था धोखा। यहाँ पर हो गया, हमारे मीर जाफर ने दे दिया धोखा, किसको? सिराजुद्दौला को, और बाद में उनको मार डाला जाता है। किसको? सिराजुद्दौला को बाद में मार डाला जाता है, और मीर जाफर बन जाते हैं एक पपेट नवाब। पपेट नवाब ब्रिटिशर्स के। आगे की कहानी देखते हैं क्या हुई। मीर जाफर को जल्दी पता चलता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया है और ब्रिटिशर्स अनड्यू बेनिफिट्स ले रहे हैं हमसे। इस वजह से मीर जाफर करने लगते हैं कुछ इंटरफेरेंस ब्रिटिशर्स के बीच में, और मीर जाफर से कह दिया था ऐसा है निकल लीजिए अब आप। और मीर कासिम को बना दिया जाता है वहां का नवाब। मीर जाफर को बोल देते हैं कि आप 1500 रुपए पर मंथ पकड़िए और चुपचाप से बैठे रहिए, आप कुछ नहीं करेंगे, जो करना है मीर कासिम करेगा। और मीर कासिम को भी जल्दी ही रियलाइज होता है कि नहीं, गलती तो कुछ हुई है, इसलिए मीर कासिम भी लड़ लेते हैं इन लोगों से। ब्रिटिशर्स से इनकी लड़ाई होती है 1763 में, और बहुत मारे जाते हैं, बहुत मार खाते हैं, और यहाँ से निकल लेते हैं अवध। बंगाल से निकल करके आ गए अवध में। अवध में क्या हुआ? अवध में इन दोनों के बीच में कुछ समझौता होता है। ब्रिटिश से मार खा के आए थे मीर कासिम और सुजाउद्दौला के बीच में होता है कुछ समझौता। अबे सुजाउद्दौला कौन है? सिराजुद्दौला थे हमारे बंगाल के नवाब, सुजाउद्दौला हैं अवध के नवाब।
मीर कासम और सुजाउद्दौला में आपस में बातचीत होती है और ये लोग बात करते हैं हमारे शाह आलम से, जो कि मुगल एम्परर थे, कि ऐसा करते हैं हम तीनों लोग यूनाइट होकर के ब्रिटिश को मार के यहाँ से भगा देते हैं। प्लान करते हैं ब्रिटिश को मार के भगाने का, लेकिन बाजी हो जाती है उल्टी। बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 22 अक्टूबर 1764 को इन तीनों ही लोगों को पटक के मारती है, बहुत बुरा मारती है। और इसी के साथ होती है मुगल बादशाह की हार, इसी के साथ होती है अवध के नवाब की हार, इसी के साथ होती है मीर कासम यानी कि बंगाल के नवाब की हार। और दोस्तों, ब्रिटिशर्स के लिए रास्ता खुल गया दिल्ली का। इस युद्ध ने पूरा की पूरी डेस्टिनी चेंज कर दी इंडिया की। इंडिया से या बंगाल से लेकर के दिल्ली तक का सीधा रास्ता खुल गया। और हर युद्ध के बाद जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई ना कोई ट्रीटी होकर के युद्ध खत्म होता है, वैसे एक ट्रीटी हुई थी इलाहाबाद की। और इस इलाहाबाद की ट्रीटी में क्या हुआ था कि इस इलाहाबाद की ट्रीटी में ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि हम पूरा आधिपत्य नहीं लेंगे। दिखाने के लिए राजा रहेंगे हमारे शाह आलम, और राजा नवाब रहेंगे हमारे सुजाउद्दौला, और नवाब बाकी लोगों को बनाए रखेंगे। लेकिन मेन चीजें रहेंगी ब्रिटिशर्स के हाथ में। इनकम के सारे सोर्स, जितने भी फायदेमंद पद हैं, वो सारी चीजें चली जाएंगी ब्रिटिशर्स के पास। और जितने भी जिम्मेदारी वाले काम है वो सारे मिलेंगे इन लोगों को, जिससे कि जनता की नजरों में राजा वही लोग हैं, लेकिन असली राजा होते हैं ब्रिटिशर्स, बेताज बादशाह। इसी के साथ कंपनी बन जाती है बेताज बादशाह ऑफ बंगाल। कंपनी बिकेम द लॉर्ड ऑफ बंगाल। और बंगाल का मतलब बंगाल से लेकर के पूरा दिल्ली तक। दोस्तों, यहाँ से दिल्ली के रास्ते ओपन हुए, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। मुगल एम्परर जो है पूरी तरह से ब्रिटिश की आर्मी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद। और बंगाल की दीवानी और बिहार की दीवानी के जो राइट्स थे, जो टैक्स कलेक्शन के राइट्स थे, वो सारे मिल जाते हैं ब्रिटिशर्स को। जैसे कि हम लोगों ने पहले समझा कि जितने भी फायदेमंद चीजें थी वो ब्रिटिश ने अपने पास रखी ट्रीटी के माध्यम से, और जितने भी जिम्मेदारी प्रॉब्लमेटिक काम थे वो सारे पकड़ा दिए गए इन लोगों को। और दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत होती है इंडिया में कंपनी के रूल की। तो हम लोगों ने इन पहली 2 वीडियोस के माध्यम से समझा कि किस तरह से यूरोपियंस इंडिया आए थे और यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। हमने समझा कि किस तरह से शुरुआत होती है ब्रिटिश के कंपनी के रूल की इंडिया में। अपनी आगे वाली सीरीज में देखेंगे किस तरह से धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने पूरे ही इंडिया में धीरे धीरे करके अपना आधिपत्य स्थापित किया, और फिर शुरुआत होगी एक फ्रीडम स्ट्रगल की, जिसके बाद मिलेगी हमको आज़ादी। तो आगे की कहानी समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और मिलते हैं जल्दी किसी और नई क्लास में, और उसके बाद समझेंगे आगे की कहानी। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।